हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसमें आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की जो प्रमुख करंट अफेयर्स है। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं ने पीएम श्री मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत जो 14,500 स्कूल हैं, 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की क्या बनाई है, योजना बनाई है। ठीक है, योजना का नाम है पीएम श्री योजना। श्री का फुल फॉर्म हो जाएगा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत क्या जाएगा, 14,500 स्कूल होंगे, उनको अपग्रेड किया जाएगा। किस आधार पर अपग्रेड किया जाएगा, तो आधुनिक तकनीक से लेस किया जाएगा, उन्हें मॉडर्न टेक्निक से लेस किया जाएगा। उसके अलावा जो क्लासेस होगी वो स्मार्ट क्लासेस होगी। उसके अलावा जो खेल है, मतलब एजुकेशन के साथ साथ में जो खेल हैं उन प्लेस पे भी क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। किस योजना के तहत, पीएम श्री योजना के तहत। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2021 में क्या किया था, एक नई शिक्षा नीति लेकर आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया था। उसी के तहत इसको पीएम श्री योजना के लाया गया है। और आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में, वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। अगली न्यूज है हमारी समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन ये उत्तराखंड सरकार से संबंधित है। उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, अपने जो राज्य के जो हाई स्कूल हैं, हाई स्कूलों में क्या कर रही जा रही है, हाई स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए क्या किया है इन्होंने, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके तहत क्या करेगी, वो अध्यापकों क्या करेगी, अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, और क्या किया करे जाएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुरा में, यहां पर प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। वहां की सरकार के द्वारा यह भी किया जा रहा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी उसको थोड़ा खोला जा रहा है। क्या किया जा रहा है, निजी स्कूलों के बीच में और सरकारी स्कूलों के बीच में एक क्या कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया जा रहा है इस योजना के तहत। किस योजना के तहत, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल के तहत। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, निजी शिक्षण संस्थान के अध्यापक सरकारी स्कूलों में और सरकारी शिक्षाणों के जो शिक्षक हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कर पाएंगे, एक दूसरे के यहाँ पे लेक्चर दे पाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी ब्लू एनर्जी। ब्लू एनर्जी एक कंपनी है, पुणे में है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, शुरू कर रही है LNG, क्या कर रही है, LNG से चलने वाले ट्रकों का निर्माण शुरू कर रही है। ठीक है, LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस, अभी जो ट्रक चलते हैं और सामान्यतः चलते हैं पेट्रोल या डीजल पे, सामान्यतः डीजल पे ही चलते हैं। ठीक है, तो डीजल से हटकर लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाले क्या कर रही है, ट्रकों का निर्माण शुरू करने वाली है। कौन सी कंपनी करने वाली है, ब्लू एनर्जी कंपनी पुणे में स्टार्ट करेगी। आपको थोड़े दिन पहले हमारी इस सेशन में बताया था, करंट अफेयर्स के सेशन में, कि पुणे से क्या चालू हुई है, एक हाइड्रोजन से चलने वाली बस की शुरुआत की है श्रीमान नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आपका कार्यभार श्रीमान नितिन गडकरी जी के पास में है। तो इसकी शुरुआत जो ब्लू एनर्जी से चलने वाले ट्रकों के संयंत्र की शुरुआत भी करने का जो काम किया है वो श्रीमान नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, सुरेश रैना जो IPL के या भारतीय T20 या ODI के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने IPL से क्या कर लिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। IPL के बारे में बता दें आपको कि IPL की शुरुआत, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2022 में उसका 15वां सीजन खेला गया था। IPL से संन्यास लेने की घोषणा के पीछे इनका तर्क ये था कि ये जो दूसरी विदेशी लीग होती है, ठीक है, वो विदेशी लीग नहीं खेल पा रहे थे। जो भी भारतीय खिलाड़ी होते हैं, भारतीय जो घरेलू मैचेस खेलते हैं, जो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और जो IPL करते हैं, जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ में BCCI के साथ में ऐसा अनुबंध होता है कि वह दूसरे देशों का जो लीग मैच है वो नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया है, सुरेश रैना ने क्या किया है, IPL से संन्यास ले लिया है। हालांकि वो अंतरराष्ट्रीय भारत के जो BCCI के तहत जो भारतीय जो क्रिकेट खेलते थे, भारत के टीम से जो क्रिकेट खेलते थे, उससे उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया था। अब उन्होंने क्या किया है, IPL से भी संन्यास ले लिया है सुरेश रैना ने। ठीक है, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने क्या किया गया है, पुदुमई पेन यानी इसका अर्थ होता है आधुनिक महिला।
क्या अर्थ होता है? आधुनिक महिला। तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन जी, इनके द्वारा क्या किया गया है? पुदुमई पेन आधुनिक महिला योजना की शुरुआत की गई है। देखिए आज एजुकेशन से बहुत सारी न्यूज है हमारे पास, 3 न्यूज लगभग एजुकेशन से। तो तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने क्या किया है? पुदुमई पेन आधुनिक महिला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो जो महिलाओं को जो पढ़ाई से संबंधित कुछ आर्थिक रूप से कुछ उनको क्या करना पड़ती है? तकलीफ सहन करना पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या नहीं कर पाती है? पढ़ाई नहीं कर पाती है। के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसलिए तो 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की जितनी भी फीमेल्स हैं, जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन सारों के लिए प्रति माह 1000 रुपए की राशि, सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की शुरुआत की गई है पुदुमई पेन आधुनिक महिला योजना के तहत एम के स्टालिन ने की गई है, और ये तमिलनाडु के सीएम। ठीक है, अगली बताते हैं आपको त्रिपुरा के बारे में बता दें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, त्रिपुरा का जो दपसारा गांव है, ये दपसारा जो गांव है त्रिपुरा का, ये क्या हो गया है? भारत का पहला जैव गांव घोषित हो गया है। क्या हो गया है? जैव गांव घोषित हो गया है। दपसारा गांव जो है वो क्या है आपका? भारत का पहला जैव गांव घोषित हो गया है। ठीक है, अच्छी न्यूज है ये भी। फिर आगे इसके तहत इनको जो करना है 100 गांवों को जैव गांव बनाने की इनकी वो है योजना है। और एक बार और बताते हैं आपको त्रिपुरा के बारे में एक स्टैटिक हो रहे हैं कि जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का वो कौन सा राज्य है तीनों ओर से किसी देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगली न्यूज है पुष्यकोटि दंत योजना। पुष्यकोटि दंतु योजना जो कि मवेशियों को गोद लेने से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है? कर्नाटक सरकार की योजना है पुष्यकोटि दंतु योजना। ठीक है, तो इसके तहत जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इस योजना के, वो सुदीप को बनाया गया है। सुदीप एक साउथ एक्टर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया है, किसी भी प्रकार की कोई फीस चार्जेस नहीं की है पुष्यकोटि दंतु योजना के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगली योजना है अभियोजन पोर्टल। तो अभियोजन पोर्टल कानून मंत्रालय से संबंधित है। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत क्या किया गया था? इस अभियोजन पोर्टल का शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में जान ले तो 2015 में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी सरकारी विभाग है, उन सरकारी विभागों की जितनी भी सेवाएं उपलब्ध होती है, उन सेवाओं को क्या करना है? भारत के आम लोगों तक पहुंचाना है। किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से। ठीक है, डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है, इलेक्ट्रिक माध्यम से पहुंचाना है, और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि वे सारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस हो सके, मतलब उसमें पेपर का प्रयोग ना किया जाए। उसी के तहत एक योजना चलाई गई थी अभियोजन पोर्टल। इस अभियोजन पोर्टल के जो अभियोजन पोर्टल का उपयोग किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है और मध्य प्रदेश जो हमारा दिल, भारत का दिल है, वो दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है इसका उपयोग करने के मामले में, और मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है। इस योजना में यह होता है कि जो भी गवाह होते हैं, सरकारी गवाह होते हैं, और जो भी सरकारी वकील होते हैं, तो इन सरकारी गवाहों और सरकारी वकीलों तक जो कोर्ट जो केसेस करता है, कुछ कोर्ट के केसेस की जो सुनवाई होती है, उस सुनवाई से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि ये इंफॉर्मेशन किसको दें? गवाहों को और सरकारी वकीलों को उपलब्ध करवाए। ठीक है, चल अभियोजन पोर्टल आपको बता दें कि ये कानून मंत्रालय का मामला है, और किरण रिजिजू के पास में क्या है? अभी कानून मंत्रालय है। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री किरण रिजिजू के पास में है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? 2022 तक 300 नए PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स की शुरुआत करने की घोषणा की गई। यह उन जगहों पर होगा जो नॉन बैंकिंग एरिया मतलब वैसे एरिया जहां पर बैंकिंग सुविधाएं, फिजिकली बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर क्या कर रही है केंद्र सरकार? दिसंबर 2022 तक 300 नए बैंक खोलने की योजना बनाई है। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैंक खोले जाएंगे। इन 300 में से अधिकतर जो बैंक होंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में खोले जाएंगे। अभी तक बता दें आपको कि वर्तमान में 12 जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक है, 12 नेशनलाइज्ड बैंक है।
ठीक है, इसमें एसबीआई सबसे प्रमुख है। और आपको बता दें कि इन सबका नियंत्रण और निर्देशन का काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो आपका पड़ता है मुंबई में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 का हुआ था। नेशनलाइजेशन अलग हुआ और खुला अलग दिन, ठीक है। जो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1934 एक्ट के तहत, आरबीआई 1934 एक्ट के तहत की गई थी और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ये जानकारी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या है, दिसंबर 2022 तक 300 नए बैंकों को खोलने की क्या बनाई है, योजना बनाई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।